Okay, so in this video, we'll discuss the second method of calculating this R or the correlation coefficient. अभी हमने क्या किया था लास्ट वीडियोस में हमने स्कैटर प्लॉट्स के बारे में समझा कि हमें कैसे विजुअली डेटा दिखता है, लिमिटेशंस भी हमने डिस्कस करी कोरिलेशन की। वो सिर्फ हमको दो डेटा सेट्स में एसोसिएशन बताता है, राइट। कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप के लिए हमें और रिग्रेस एनालिसिस करने की जरूरत है। वर्किंग हाइपोथेसिस के लिए कोरिलेशन कोएफिशिएंट ठीक है। ये हमने लास्ट वीडियोस में देखा। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही थी, जब आप इस फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं, समेशन प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई जो डेविएशन स्कोर्स हैं डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर समेशन ऑफ वाई स्क्वायर, राइट। इसमें ये वाला जो फैक्टर है, जो डिनोमिनेटर है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअली नॉर्मलाइज कर रहे हैं। मैथमेटिक्स जो लोग जानते होंगे, हम इस वैल्यू को नॉर्मलाइज कर रहे हैं। उसका क्या मतलब है? उसका ये मतलब है कि आपका डेटा किसी भी यूनिट में हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वेट और हाइट का कोरिलेशन देख रहे हैं, तो अगर मैं वेट को केजीज में लूँ, आउंसेस में लूँ, ग्राम्स में लूँ, टन्स में लूँ, और हाइट को सिमिलरली मैं फीट में लूँ, इंचेस में लूँ, या मीटर या सेंटीमीटर स्केल पे लूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके आर पे, क्योंकि ये नॉर्मलाइज्ड रेशो है, राइट। ये एक मैं पॉइंट आपसे डिस्कस करना चाह रही थी। ओके, सो जो सेकंड मेथड है वो है स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर कोफिशिएंट, या फिर इसको हम सिर्फ रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट भी कहते हैं। इसमें कीवर्ड क्या है? रैंक। हम अपने डेटा सेट्स को इस तरीके से अरेंज करेंगे कि हर डेटा वैल्यू को हम एक रैंक असाइन कर सकें, और उससे हम जब कोरिलेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट करेंगे तो उसको हम रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट कहेंगे। सो आइडली ये भी हमको रिलेशनशिप ही दिखा रहा है दो वेरिएबल्स के बीच में, जैसे पियर्सन का आर हमको दिखा रहा है, ये वाला आर एस इसको हम डिनोट करते हैं, ये आर एस भी हमको रिलेशनशिप ही दिखाएगा दो वेरिएबल्स में। सिर्फ फर्क इतना हो जाएगा कि वो किस टर्म्स में होगा, वो रैंकिंग के टर्म्स में होगा डेटा सेट की। जैसे अगर सबसे बेस्ट एग्जांपल दूं तो आपके टेस्ट स्कोर्स है, से आप 100 बच्चे हैं क्लास में और 100 बच्चों का टेस्ट होता है, राइट। हर बच्चे का अपना एक इंडिविजुअल स्कोर होगा, से टेस्ट आउट ऑफ 10 मार्क्स है, किसी के 5 आएंगे, किसी के 6 आएंगे, किसी के 8 आएंगे, किसी के 10 आएंगे। तो जब मैं आप लोगों का जो स्कोर है आउट ऑफ 10 उसको एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूंगी, मिनिमम टू मैक्सिमम, और हर डेटा सेट को एक रैंक दे दूंगी, राइट। सो फर्स्ट नंबर जो इसमें लगेगा वो लोएस्ट स्कोर को लगेगा, और जैसे जैसे आपका मार्क्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका रैंक भी बढ़ता जाएगा, राइट। तो हम क्या देख रहे हैं, हम एब्सोल्यूट वैल्यू जो स्कोर की है उसको बेसिकली कैटेगराइज कर रहे हैं रैंक्स में। 1 2 से 5 तरीके की वैल्यूज आती हैं आपकी, तो उसको हम रैंक्स में डिवाइड कर दे रहे हैं, और इन रैंक से जब हम कोफिशिएंट निकालेंगे कोरिलेशन का, उसको हम स्पीयरमैन रैंक कोफिशिएंट बोलेंगे। ये इसका फॉर्मूला है। इसमें r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू समेशन ऑफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। अब इसको थोड़ा सा हम इलेबोरेट करते हैं, फॉर्मूला है क्या, कैसे कैलकुलेट करेंगे आप। देखिए, ये इस एग्जांपल में इस टेबल में क्या है, व्हीकल्स दी हुई हैं ए टू जेड, एक्स वाई जो भी व्हीकल होगी, मारुति है, टोयोटा है, महिंद्रा है, स्पेसिफिक मॉडल्स हमने अरेंज कर दिए, उनका इंजन साइज है, राइट। और कितना वो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन थ्रो करती है, प्रॉब्ली पार्ट्स पर मिलियन में वैल्यूज होंगी, उसका डेटा आपके पास है। अब आप वैसे ही एक और टेबल क्रिएट करेंगे, ये डेटा गिवन है आपके पास, इंजन साइज और कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। अब हम इसको रैंक करेंगे इन आइटम्स को, तो हम दो तरीके के रैंक्स बनाएंगे। से आपका एक्स है इंजन साइज जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और वाई आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है जो इंजन साइज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो पहले हम इस डेटा को क्या करेंगे, ऑर्डर में लगाएंगे, असेंडिंग ऑर्डर में। तो मिनिमम वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू आप देखिए 1.8 है, और सबसे बड़ी वैल्यू 5.4 है। ये डेटा ऑलरेडी अरेंज्ड है असेंडिंग ऑर्डर में, उसको हमने अरेंज कर दिया। वैसे ही हम कार्बन डाइऑक्साइड की जो एमिशन है वो ऑफ कोर्स इसके विद रिस्पेक्ट होगी, जो मिनिमम आपका इंजन साइज है उसके विद रिस्पेक्ट जितनी कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू है उसको आप कॉरस्पॉन्डिंग लिखोगे। इसको आपको अरेंज नहीं करना है, नहीं तो फिर वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, राइट। कपल तो सेम ही रहेगा, जो पेयर है वो तो सेम ही रहेगा। अब आपको इंजन साइज को रैंक करना है। सो से 1.8 का रैंक क्या आएगा, इसमें 1 आएगा, 1.9 का 2 आएगा, 2.2 का 3 आएगा, और कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में आप वो रैंक्स क्या करेंगे,
ऐड करते जाएंगे। तो आपका टेबल कुछ ऐसा दिखेगा। इंजन रैंक क्या है आपका, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अब यहाँ देखिए दो वैल्यूज आपको दिख रही हैं डेसिमल पॉइंट में, 5.5 और 5.5। ये क्यों है? अगर आपके इस कॉरस्पॉन्डिंग इंजन साइज को देखें तो वो सेम है, 3.2 और 3.2, राइट। इसको हम 5 और 6 अगर रैंक देंगे, अगर आप ऊपर से चलोगे 1 2 3 4 5 और 6, अब 5 और 6 तो हम इसको नहीं असाइन कर सकते। क्यों? क्योंकि ये वैल्यूज सेम है। तो हम क्या करेंगे, 5 + 6 करेंगे और उसका एवरेज ले लेंगे। तो 11 का एवरेज मतलब 11 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो जाएगा, 5.5। तो दोनों वैल्यूज को सेम रैंक आ गया, जो कि है 5.5। सिमिलरली 3.3 भी सेम रैंक वैल्यूज हैं, 7 और 8। 7 और 8 हम इसको असाइन नहीं कर सकते क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो हम दोनों का एवरेज लेके जो रैंक आएगा 7.5, उसको ये वैल्यूज असाइन कर देंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे 9 और 10 करके, राइट। इमिशन रैंक इसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा। अब आप क्या करोगे, जैसे इसमें तो आप पेयर आपको चेंज नहीं करना है, तो अगर आपके ओरिजिनल डेटा में 1.8 के साथ एसोसिएटेड वैल्यू 230 है तो वो 230 ही रहेगी, ठीक है। तो इसमें आपको फिर से लेकिन रैंकिंग करनी है, तो आप मिनिमम वैल्यू देखोगे जो इसमें 200 है, तो 200 को 1 लग जाएगा यहाँ पे, जैसे इधर लगा है। 210 नेक्स्ट बिगर वैल्यू है तो 2 लग जाएगा। तो आप नोटिस करोगे कि इंजन रैंक 1 की कॉरस्पॉन्डिंग रैंक वैल्यू 1 नहीं है पर 3 है, राइट, एंड सो फोर्थ। तो ये भी आपने बेसिकली अरेंज ही किया है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को। इसमें आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो एक रफ में कॉलम बना लो, इसको भी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो और फिर उस पर 1 to 10 आप रैंक्स लगा लो और फिर उसको वापस कॉरस्पॉन्डिंग टू इंजन साइज जो है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन के रैंक दे दीजिए। पर आपको ये ध्यान रखना है पेयर चेंज नहीं होने चाहिए, ठीक है। ओके, उसके बाद हम डी कैलकुलेट करेंगे। अब डी क्या है, डी है आपका बाय एक्सिस का जो रैंक है वो माइनस एक्स एक्सिस का रैंक। तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है तो 2 हो गया, राइट। यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ पे 2 है, तो क्या हो गया, -1 हो गया, राइट। सो हम वाई एक्सिस का रैंक माइनस एक्स एक्सिस का रैंक, उससे हम क्या निकाल रहे हैं, अपना डी निकाल रहे हैं। उसका आप एक अलग कॉलम बना लोगे। अब इस पॉइंट में आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि ये जो ओरिजिनल डेटा है इसको आप अपनी नोटबुक पे उतारो, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो और रैंक्स असाइन करो जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, राइट। और फिर डी की वैल्यू कैलकुलेट करो। यू कैन पॉज द वीडियो एंड कंप्लीट दिस एक्सरसाइज बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर। एक बार जब आप डी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो फिर इस डी की वैल्यू का आप स्क्वायर लोगे, मतलब 2 × 2, उसका भी आप एक कॉलम बनाओगे। इसको कंप्लीट करो, वीडियो को पॉज करो और फिर नेक्स्ट स्लाइड पे जाओ। सो आई होप आपने अपना एक टेबल नोटबुक पे बना लिया है। तो फाइनल टेबल जो आपके पास दिखेगा वो कुछ ऐसा दिखना चाहिए। तो हमारे पास व्हीकल था, ये इंजन साइज था और कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन थी, ये हमारे पास ओरिजिनल डेटा सेट था, राइट। इंजन का रैंक और एमिशन का रैंक हमने कैलकुलेट किया जैसे हमने अभी डिस्कस किया। उसके बाद आपने डी और डी स्क्वायर की वैल्यूज कैलकुलेट की। अब आई थिंक ये सभी लोग जानते होंगे कि डी स्क्वायर जब हम करेंगे, किसी भी वैल्यू को स्क्वायर करेंगे, अगर वो नेगेटिव साइन होगा तो वो पॉजिटिव में हो जाएगा, राइट। माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस। तो इस तरीके से आपने डी स्क्वायर की वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। अब जो हमने फॉर्मूला देखा था पहले, उसमें हम इन वैल्यूज को पुट करेंगे। तो स्पीयरमैन कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, आर एस इज इक्वल टू 1 माइनस ब्रैकेट्स 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर। जिस डी स्क्वायर की वैल्यूज हैं उनको आप ऐड कर लो, टोटल कितना आ जाएगा इसका, ठीक है। ये एक्सरसाइज भी आप अपनी नोटबुक में भी कंप्लीट कर लीजिए। समेशन ऑफ डी स्क्वायर कितना आ रहा है, और एन क्या है इसमें, एन नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स हैं। इस केस में कितने, 11, राइट। सो 11 ब्रैकेट्स 11 का स्क्वायर -1। ये आपकी वैल्यूज आप इस फॉर्मूले में पुट करोगे और फिर आर एस कैलकुलेट करोगे। प्लीज ये भी आप वीडियो पॉज करके अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिए। अब अगर आपकी वैल्यूज, जो भी आपका आंसर आया है, अगर आपकी वैल्यूज 0.9 से लेकर के 1 तक वेरी कर रही हैं, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में बहुत स्ट्रांगली कोरिलेटेड हैं, इंजन साइज और कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। अगेन हमको ओवर इंटरप्रेट नहीं करना है इस डेटा को, हम सिर्फ एक एसोसिएशन देख रहे हैं, ऐसा क्यों है हम इस पे अभी बात नहीं कर सकते, सिर्फ कोरिलेशन के बेसिस पे। अगर वैल्यू 0.7 to 0.9 आ रही है तो एक स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है,
और 0.7 से 0.5 के बीच में है तो एक मॉडरेट कोरिलेशन है, और भी कोई स्ट्रॉन्ग फैक्टर है जो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन को डिक्टेट कर रहा है, राइट। अब स्पीयरमैन और पियर्सन हमने दोनों कोफिशिएंट स्टडी करें, दोनों ही आपको कोरिलेशन बता रहे हैं। आप एक मेथड यूज कर सकते हैं या दूसरा मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर जो कोरिलेशन का फॉर्मूला है उसका एक एडवांटेज है पियर्सन कोफिशिएंट के ऊपर। अगर आपको याद होगा फर्स्ट लेक्चर से, तो हमने आउटलायर्स के बारे में बात किया था। आउटलायर्स क्या है, जैसे ये वाले आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं, जो मेन क्लस्टर है, मेजॉरिटी ऑफ पॉइंट्स हैं उनसे बाहर है इनकी वैल्यूज, राइट। ये अलग थलग से पड़े हुए हैं कुछ, बिल्कुल आउटलायर्स। तो ये आउटलायर्स जो हैं ये क्या अफेक्ट करते हैं, ये हमारे कोरिलेशन कोफिशिएंट को अफेक्ट करते हैं, उसकी वैल्यू को। अगर हम उसको कैलकुलेट करते हैं पियर्सन मेथड से, तो हो सकता है अगर आउटलायर्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, मतलब ये वाला पॉइंट में इसको और अगर अलग कर दूं मेजर क्लस्टर से, या इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे आउटलायर्स हैं आपके डेटा सेट में, तो ये हो सकता है कि आपका पियर्सन कोफिशिएंट अफेक्ट हो उससे। तो अगर मैं पियर्सन कोफिशिएंट पूरे डेटा सेट के लिए कैलकुलेट करूंगी जैसा हमने फर्स्ट क्लास में किया था, तो हो सकता है से फॉर एग्जांपल मेरी वैल्यू आती है r इज इक्वल टू 0.3, राइट। लेकिन अगर मैं आउटलायर्स वाले डेटा पॉइंट्स हटा देती हूँ जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं या जो मेजर क्लस्टर से बिल्कुल अलग हैं, तो मेरा r जो है वो चेंज हो जाएगा। r हो सकता है मेरा 0.3 से फिर 0.6 हो जाए। ये किस केस में होता है, किस मेथड में होता है, पियर्सन कोफिशिएंट में। लेकिन स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर में ऐसा नहीं होगा। अगर मैं आउटलायर्स हटा भी देती हूँ तो भी मेरा कोरिलेशन चेंज नहीं होगा। अगर वो पहले 0.3 था तो बाद में भी 0.3 ही रहेगा, राइट। क्यों? क्योंकि हम अपने डेटा को एक रैंक ऑर्डर में उसको अरेंज कर देते हैं, राइट। ये एडवांटेज है स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर रिलेशनशिप का।